नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुजीत कुमार मध्य प्रदेश पीएससी प्री के संदर्भ में यूनिट 6 की एमसीक्यू आपके सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। तो खास बात यह है कि आज 31 दिसंबर 2024 है। 2024 का ये आखिरी दिन है और इस दिन को अभी तक तो इस हिसाब से देखें हम कि यह साल लगभग मध्य प्रदेश पीएससी को लेकर परीक्षाओं के लेकर बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके अन्य परीक्षाएं समय पर आयोजित हुई हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मेंस का भी रिजल्ट आया है। तो इस संदर्भ में ये देखें कि आगे भी हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आज नोटिफिकेशन अर्थात इस वर्ष नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना थी। हो सकता है कि लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप अपनी तैयारी जिस नज़रिए से, जिस दृष्टिकोण से रखे हैं, जिस स्ट्रेटजी से रखे हैं, आप रखे रहिएगा। हम 16 फरवरी को ध्यान में रखकर ही टारगेट करेंगे, है ना, कि अप्रैल मार्च इस तरह से किसी भी डेट की तरफ हम नहीं जाने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन जैसे मैंने यूट्यूब के मैसेज में देखा कि कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों को समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में फिर से एक बार समझाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के क्रम में। देखिए, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अब तक आयुष्मान कार्ड कितना जारी हुआ है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कितना आयुष्मान कार्ड जारी हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर है ना, आयुष्मान कार्ड जारी हुआ है अब तक। अब तक का मतलब ये होता है कि प्राय यह जब कभी भी आपसे पूछे कि चूंकि वर्ष नहीं दिया गया है, महीना नहीं दिया गया है, तो ये प्राय मान लिया जाता है कि यह वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है ना। और वित्तीय वर्ष के यदि आपके पास आंकड़े हैं, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी है तो आप ये मत समझिएगा कि भैया वित्तीय वर्ष तो मार्च में ही खत्म हो जाता है, ये दिसंबर महीना फरवरी महीना चल रहा है तो क्या करें। नहीं, जो भी पिछला आंकड़ा होता है वो मान लिया जाता है। ठीक है ना, प्रायः जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े होते हैं वही अंतिम और शुद्ध रूप से सही माने जाते हैं। ठीक, आयोग उन्हीं पर भरोसा करता है। तो 4.5 करोड़ है ना, जो भी ये होगा वो किस में होगा, करोड़ में होगा। 4.5 करोड़, 3.5, 3 करोड़ और 2.9 करोड़ आयुष्मान कार्ड। तो इसका जो सही उत्तर है 3.5 करोड़ है। अब तक मध्य प्रदेश में ही लगभग 3.5 करोड़ क्या हुआ है, लगभग लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया है। खास बात यह है कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर यदि आप जाओगे तो लगभग 8.5 करोड़ तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। उस आधार पर अगर आप देखो तो लगभग मोर देन 45% लोगों के पास क्या आयुष्मान कार्ड है। तो 2011 से आप तुलना मत करिएगा कि ये सर ये ज्यादा आंकड़ा लग रहा है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि वर्तमान की बात है। चूंकि पिछले 13-14 वर्षों से जनगणना, 13 वर्ष पहले हुई थी जनगणना, 2011 की हुई थी, 2021 में हुई नहीं। तो ये 13-14 वर्षों का जो गैप है ये जनसंख्या को काफी क्या हुआ है, बढ़ाया है। 8 करोड़ से काफी ज्यादा हुआ है। ठीक है ना, तो इस आधार पर लगभग 3.5 करोड़ लोग आज वर्तमान समय में देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड धारक हैं। चूंकि आयुष्मान जो कार्ड है इसकी शुरुआत कहाँ कब हुई थी, सितंबर 2018 में। ठीक है ना, सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वर्तमान में उपलब्ध सौर, ये क्या है, सौर क्षमता, सौर क्षमता है ना, सौर क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग कर रहा है। देखिए, जो भी आपकी सौर क्षमता है देखा जाए तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में लगभग 61,000 के आसपास है ना, 61,000 मेगावाट है ना, 61,000 मेगावाट क्या हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है सौर क्षमता के जरिए। तो चूंकि मध्य प्रदेश में जो भी सौर क्षमता है उनकी, उस सौर क्षमता का, जैसे अगर मैं कहूं कि 100% सौर क्षमता है, कि मतलब आप 100% लोग 100% लगभग क्या कर सकते हैं, आप रोज सौर बिजली का मेगावाट का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो क्षमता है उस क्षमता का लगभग 4.8% ही आप क्या कर पा रहे हो, इस ऑप्शन के आधार पर उपयोग कर पा रहे हो। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य अपनी कुल बुद्धि का लगभग 4% ही क्या करता है, इस्तेमाल करता है। बहुत जो अच्छे वैज्ञानिक होते हैं वो बहुत अच्छे 6, 7, 8 तक जाते हैं, मैक्सिमम जाते हैं। ठीक है ना, तो आप अपनी बुद्धि 100% कैपेसिटी है, लेकिन आप उसका प्रयोग कितना कर रहे हो, सामान्य मानव के रूप में 4%।
तो वैसे ही आपकी कैपेसिटी तो 100% है, बहुत ज़्यादा मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है सूर्य किरणों के द्वारा, है ना, पैनल के माध्यम से अगर आप क्षमता बढ़ाओ तो। लेकिन वर्तमान में कितना हो रहा है? 4.8। ये सब आंकड़े क्या है ना, ये सही उत्तर नहीं है। तो 4.8 क्या है? सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि किस वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में एफडीआई 195.2 करोड़, मतलब 195.2 करोड़ क्या हुआ? एफडीआई आया। कहां पर आया? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। एक बात यहां पर फिर से कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दें, क्योंकि ये क्लास ही है, आपको एमसीक्यू के जरिए साथ साथ में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट जो अवधारणा है वो पूरी हो सकता है कि इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स ना पढ़ा हो, है ना, आप ये विचार कर रहे हो कि इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी का जो पेपर है वो हम कब पढ़ेंगे? जब हमारा प्री निकलेगा तो मेंस में पढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं मेंस में आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे मेंस का भी सिलेबस जो है लेक्चर बाय लेक्चर हमने अपलोड किया है, लेकिन क्योंकि प्री पहले है तो हम उसको प्राथमिकता देना चाहते हैं। अगर आपका प्री निकलता है ना, और बिल्कुल निकलेगा, तो उसके बाद आप मेंस की क्लास भी क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, सेम इज इट। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो एफडीआई की बात है, तो एफडीआई का मतलब होता है सामान्यतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना। थोड़ा सा समझिए इसको, क्योंकि यहां से बड़ा प्रश्न बनते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, निवेश। देखिए, जब कोई देश, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, बड़े अच्छे से समझिएगा इसको, आपको समझ में आएगा। ये कौन सा देश है भैया? इंडिया है। इंडिया से बाहर बहुत सारे देश हैं। बहुत सारे देश का कोई एक व्यक्ति या कोई एक कंपनी, क्या है? भारत में कोई एक व्यक्ति हो, सॉरी, भारत से बाहर कोई एक व्यक्ति या फिर वहां की कोई कंपनी जब क्या भेज देगी? बाहर से इंडिया में क्या आता है? मुद्रा सामान्यतः निवेश के रूप में, है ना, मुद्रा भेजे, या फिर तकनीक का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं वो संसाधन, जैसे अपने कर्मचारियों को भेजे, है ना, बहुत सारे मशीन वगैरह भी लाए, मशीनरीज उत्पादन करने के लिए। सामान्यतः आप इसको ऐसे समझिए कि पैसे की बात है। जब पैसे को यहाँ पर निवेश करती है, अर्थात देश के भीतर निवेश करती है, कोई नई इकाई स्थापित करती है, ठीक है ना, नई कंपनी स्टार्ट करती है, तो प्रायः उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक प्रश्न यहां से निकलता है, ये तो समझने के लिए था कि बाहर अर्थात देश में किसी दूसरे देश की कंपनी या व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले निवेश को प्रायः क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। लेकिन जो प्रश्न पूछता है वह एक आंकड़ों पर आधारित है, वो है 10%। किस पर है? 10%। तो समझिएगा, क्योंकि यहीं से पूछता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत एक जो मानक रखा गया है, मापदंड रखा गया है, कितने प्रतिशत का है? तो वो कितने प्रतिशत का है? 10% का। जैसे समझ लीजिए कि कोई एक कंपनी है, अगर उसको क्या करना है, कोई एक कंपनी इंडिया में है, इंडिया में कंपनी है, ठीक है ना, और उस कंपनी को जरूरत है, वो 100 रुपए की कंपनी है, ऐसे समझिएगा, 100 रुपए की कंपनी है, और उस 100 रुपए की लागत वाली कंपनी को जरूरत कितना है? 100 रुपए की, कि हम नया कंपनी स्टार्ट करेंगे, ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो उसको क्या है, कम से कम 10 रुपए कहां से आने चाहिए? बाहर से आने चाहिए। जब 10 रुपए कम से कम 10% या फिर 15, 20, 25, 30, 50, है ना, इससे ज्यादा, मतलब 10% से क्या होना चाहिए? ज्यादा। जब निवेश होता है किसी एक उपक्रम में, किसी एक कंपनी में एक बार में, तो उसको हम प्रायः क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो प्रायः आप बस प्री के लिए लिहाज से इतना समझिए कि 10% के आंकड़े को मत भूलिएगा, यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 195 विभिन्न प्रकार के उपक्रमों में आया है, तरह तरह के, जो भी है, रियल एस्टेट है, सेवा क्षेत्र से जुड़ा है, उद्योग से जुड़ा है, कृषि से भी संबंधित जो भी कंपनियां हैं, उन सब में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए आया है। तो वो कौन से वर्ष में 195.2 करोड़ आया है? तो कौन से वर्ष में आया है? 2022-23, 21-22 और 23-24, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है 2022-23 में। 2022-23 में मध्य प्रदेश में, मतलब पिछले जो वित्तीय वर्ष है, पिछला, ये 2024 क्या चल रहा है, ये वर्ष क्या चल रहा है? वित्तीय वर्ष 2024, और क्या चल रहा है? 25, है ना। 31 मार्च को क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में ये चल रहा है, चूंकि पिछले वित्तीय वर्ष में ये जो आंकड़ा है 195.2 का, इसमें इतना पैसा मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर आया है, ठीक है। प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ आया है
है ना। तो सबसे ज्यादा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है वो कहाँ आया है, महाराष्ट्र। याद रखिएगा कहाँ आया है, महाराष्ट्र। और अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखें तो टॉप 10 में मध्य प्रदेश नहीं आता, ठीक है ना। जब टॉप 10 में मध्य प्रदेश नहीं आता तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश की रैंकिंग पूछने का सवाल नहीं है, क्योंकि प्रायः जिस स्टेट में, जिस राज्य में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है उस राज्य से संबंधित, तो जो राज्य जिस कैटेगरी में या जिस किसी सेवा के लिए, वस्तु के उत्पादन के लिए ऊपर होता है, प्राय वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आपको रैंकिंग विशेष जानना नहीं है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा आ गया है कर्नाटक, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, कर्नाटक है। खास बात यह है कि गुजरात पहले ऊपर रहा करता था बीच में, लेकिन पिछले 2 सालों से आप ऐसा कहें कि गुजरात की जो रैंकिंग है वो क्या हो रही है, गिर रही है। और सबसे खास बात, पिछले 5 वर्षों में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, अगर आप उसको भारत के संदर्भ में देखें, कहाँ के संदर्भ में देखें, भारत के संदर्भ में देखें, तो पिछले 5 वर्षों से ये जो पैसे की मात्रा है, कब से, 5 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से वो क्या हो रही है, लगातार पैसों या निवेश का जो रुपया है, पैसा है, वो क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो मतलब ये समझिए कि कोविड-19 से ही आप समझ लीजिए 2020 से ही भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गिरते क्रम में है, ठीक है ना। उतना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है लेकिन जो बढ़ने की प्रक्रिया है, जो प्रतिशत पहले बढ़ा करता था वो अब नहीं बढ़ रहा है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा भारत के संदर्भ में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। याद रखिएगा, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं प्रायः योजनाओं पर आधारित होते हैं। तो योजनाओं के नाम में ही अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह योजना शहरी क्षेत्र के लिए है या यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए है ना। प्रायः क्या होती है, योजनाएं या तो विशेष रूप से किसके लिए बनाई जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए या फिर शहरी क्षेत्र के लिए, क्योंकि दोनों की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, वहाँ की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है, दोनों के लिए क्या होती है, अलग होती है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि न तो वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती है, न तो शहरी क्षेत्र के लिए, बल्कि दोनों का मिश्रण होती है। अर्थात वह योजना दोनों क्षेत्रों में एक समान रूप से कार्य करती है। तो कौन सी योजना यहाँ पर पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है, मतलब स्पेशली विशेष तौर पर वो ये जानना चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी आती है। जैसे स्मार्ट सिटी परियोजना, ये कहाँ चली जाएगी, शहरी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ शब्द क्या लिखा गया है, सिटी की बात है। और स्मार्ट सिटी योजना खास तौर पर 10 लक्षी शहरों के लिए रखा गया, मतलब ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या जो है लगभग 10 लाख के ऊपर होनी चाहिए, जो बहुत बड़े नगर हैं, ठीक है ना, ये माना जाता है। या तो फिर कुछ नगर ऐसे भी हैं जिनकी नगर की 10 लाख जनसंख्या नहीं है, लेकिन मिला जुला के जो उसके पूरे जिले की है, जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं, वो भी 10 लाख के अंतर्गत आ जाते हैं। तो स्मार्ट सिटी परियोजना जो है प्रायः बड़े शहरों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। जनधन योजना देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं रखा गया है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है या फिर किसके लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए है। मतलब यह योजना जो है वो दोनों क्षेत्रों के लिए है, ठीक है ना, ये दोनों क्षेत्रों के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब खास बात यह है कि इसमें ग्राम शब्द है, तो मतलब यह योजना क्या होगी, करेक्ट होगी। और यही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 5000, कितने, 5000, एक आंकड़ा आप याद रखिएगा, 5000 तक के जो गांव होते हैं उनको मुख्य सड़कों से, मुख्य सड़क का मतलब ऐसी सड़क जो 12 मासी क्या होती है, मुख्य सड़क का मतलब सामान्यतः स्टेट हाईवे से होता है कि जो आपके तहसील स्तरीय सड़कें होती हैं, प्राय वो मान ली जाती हैं स्टेट हाईवे है, तो उनसे जोड़ना है। और किस प्रकार की सड़क होगी, ऐसी सड़क जो 12 मासी हो, मतलब बारिश में, ठंडी में, गर्मी में, किसी भी प्रकार से उस पे चलने में कोई कठिनाई न हो। तो 5000 से अधिक, जैसे ये स्टेट हाईवे है या आपका गांव है, ये छोटा गांव है, ये क्या है, बड़ा गांव है, तो इस स्टेट हाईवे से एक सड़क इसको बनाई जाएगी और इस सड़क का नाम क्या होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और एक प्रश्न इससे और बना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे पर जब आप जाते हैं
तो जो उसका लैंडमार्क होता है, अर्थात जो इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कितना किलोमीटर है कोई भी चीज़ यहाँ से, है ना। या फिर जैसे ही आप स्टेट हाईवे से आप अपने गांव वाली सड़क पर मुड़ते हैं तो वहीं पर बोर्ड लगाया गया रहता है ना, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क बनी है, इतनी लागत आई है, इस वर्ष बनी है ना, कौन ठेकेदार था, कौन इंजीनियर था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो उसमें यह लिखा गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो इंडिकेटर है वो किस रंग का होता है, मतलब जो उसके बोर्ड होते हैं वो किस रंग के बने होते हैं, तो वो नारंगी कलर के बने होते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, वो नारंगी कलर के बने होते हैं। फिलहाल हम आगे आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी दोनों क्षेत्रों के लिए है। तो अगर इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में कभी कभी जोड़ा जाता है शहरी, ब्रैकेट में क्या जोड़ा जाता है, शहरी, और फिर दूसरी तरफ ब्रैकेट में जोड़ा जाएगा क्या, ग्रामीण। मतलब जब आप बजट को ध्यान से सुनेंगे, बजट को ध्यान से सुनेंगे, तो जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो इस योजना के तहत वो अलग अलग राशि आवंटित करते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए इतना रुपए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए इतना रुपए है, ठीक है ना। तो मिला जुला के ये दोनों क्षेत्र के लिए है, ये भी दोनों क्षेत्र के लिए है, ये केवल शहरी के लिए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है। ऑप्शन के आधार पर ये उत्तर क्या होगा आपका, सही माना जाएगा। सोचिएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जनधन योजना भी तो गांव में खाता खुलता है, नीचे ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, ऊपर जाके टिक मार के निकल जाएंगे, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का वह शहर जिसे सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में विकसित किया जा रहा है, सोलर सिटी के रूप में, ठीक है ना। सोलर सिटी का मतलब होता है कि ऐसी सिटी, सोलर सिटी का मतलब क्या है, जहां की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकता, जो ऊर्जा आवश्यकता होगी वह कहां से आएगी, सूर्य किरणों के माध्यम से, अर्थात सोलर पैनल के माध्यम से इस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा शहर है जिसपे बहुत तेजी से काम चल रहा है, देवास, चंदेरी, सांची, पीथमपुर। इसका करेक्ट उत्तर है कौन सा, सांची। और वो कितना मेगावाट, 8 मेगावाट, इसको नोट डाउन करिएगा। इस समय वर्तमान में 8 मेगावाट जो है सांची शहर में रोज सांची शहर में क्या हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसकी जो आवश्यकता है इससे पूरी हो रही है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक है, अभी इसको और बेहतर बनाया जाएगा समय के साथ साथ, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थानीयकरण के सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, स्थानीयकरण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। याद रखिएगा, स्थानीयकरण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो पहले इस शब्द का मतलब समझिए, फिर आप उत्तर, है ना, मेरे बताने से पहले ही दे सकते हैं। स्थानीयकरण का मतलब होता है कि ऐसा उद्योग जो रॉ मटेरियल बेस्ड हो, अर्थात जहां पर कच्चा माल प्राप्त हो उसी के आसपास क्या होता है, यह इंडस्ट्री लगाई जाती है, यह इंडस्ट्री लगाई जाती है। प्रायः इसे हम कहते हैं भारी उद्योग वाले संयंत्र या भारी उद्योग वाले इकाई, ठीक है ना। तो प्रायः क्या होता है इसमें, आप आइए, जैसे लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, लौह अयस्क की आवश्यकता पड़ती है। तो लौह अयस्क क्या है, पत्थरों के रूप में होता है, अशुद्ध रूप में होता है, चट्टानों को, है ना, काटा जाता है, खुदाई होती है, खनन होता है, तो उसको बड़े बड़े पत्थरों के रूप में निकाला जाता है, फिर उसे शुद्ध किया जाता है, फिर इस्पात बनाया जाता है। तो भाई जहां कहीं भी लौह इस्पात का, लौह जो होते हैं, लोहा की जो खदानें होती हैं, लौह खदानें, वहीं पर इसको उत्पन्न किया जाएगा और उसी के आसपास 100, 150 या 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के रेंज में ही बड़े बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं, ताकि जो ढुलाई का खर्च है, मतलब यातायात, क्या है, यातायात लागत, वो क्या हो, कम हो। पता चला कि लौह अयस्क निकल रहा है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, और आप इंडस्ट्री लगा रहे हो कहाँ पर, लौह इस्पात का कश्मीर में, हरियाणा में, तब तो महंगा पड़ जाएगा ना, क्योंकि वहां से आप छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर जाओगे हरियाणा और कश्मीर की तरफ, तब तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जितने का सामान नहीं होगा उससे अधिक क्या हो जाएगा, लागत लग जाएगा, है ना। तो लागत अधिक होगी तो मूल्य ज्यादा हो जाएगा, तो आपका घाटा हो जाएगा, ठीक है। सीमेंट उद्योग बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्थानीयकरण पर ही आधारित है, जहां पर चूना पत्थर, है ना, खासतौर पर चूना पत्थर हुआ, अन्य जो ग्रेनाइट वगैरह होती हैं पत्थरें, बलुआ पत्थर वगैरह मिलते हैं, वहीं पर प्राय ये देखा जाता है कि सीमेंट उद्योग स्थापित होता है, ठीक है ना। ये कई प्रकारों का खनिजों का मिश्रण माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग और क्या है, संगमरमर उद्योग। संगमरमर उद्योग आपने देखा होगा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में जबलपुर में है ना।
जबलपुर में। और सबसे बेहतर माना जाता है राजस्थान का कहाँ पर, मकराना, है ना, मकराना। तो मकराना की यहाँ बात नहीं करनी स्पेशली, फिर भी आप जानते रहिएगा सबसे बड़ा संगमरमर उद्योग मकराना में है और मध्य प्रदेश के हिसाब से जबलपुर में है। तो जबलपुर में जो भेड़ा घाट है, प्रायः आपने नाम सुना होगा, भेड़ा घाट नर्मदा नदी के द्वारा गॉर्ज का निर्माण किया गया है, मतलब उसको काटा गया है और उसी एरिया में जहां से नर्मदा नदी बहती है वहीं पर संगमरमर की चट्टानें अवस्थित हैं। और उन्हीं चट्टानों के आसपास अगर आप देखेंगे 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही अगर आप घूमने जाएं तो आप देखेंगे वहां पर संगमरमर उद्योग है, मतलब उस संगमरमर को, उन चट्टानों को सिस्टमेटिक ढंग से क्या होता है, काटा जाता है। ठीक है, तो यही उद्योग है। तो वो कौन सा होगा, जहां पर चट्टानें होंगी, जहां पर लौह अयस्क होगा, रॉ मटेरियल होगा, वहीं पर इस तीनों उद्योग क्या होंगे, स्थापित होंगे। एक जो बचता है वो ये है सूती वस्त्र उद्योग। देखिए जहां पर कपास होता है जरूरी नहीं हो वहीं पर क्या हो, जहां पर कपास हो वहीं नहीं इसकी इंडस्ट्री लगती है। मतलब सूती वस्त्र उद्योग खंडवा, खरगोन, जहां पर सर्वाधिक कपास होते हैं वहां पर आपको सूती वस्त्र उद्योग अधिक नहीं मिलेंगे, बल्कि कहाँ मिलते हैं, जहां पर सम जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है, सम जलवायु। तो सम जलवायु प्रायः कहाँ मिलती है, ये प्रश्न सब जितना भी मैं लिख रहा हूं सब कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह का फैक्ट है। तो सम जलवायु प्रायः क्या होती है, समुद्र के किनारे होती है, समुद्र किनारे पर, है ना, समुद्र के किनारों पर, क्योंकि वहां पर तापांतर क्या होता है, कम होता है। मतलब अधिकतम तापमान दिन का और रात का जो तापमान होता है न्यूनतम, वो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है ना, लगभग 5 से 7 डिग्री के मध्य में होता है। तो उनके जो धागे होते हैं वो खराब नहीं होते। तो इस आधार पर देखा जाए कि स्थानीयकरण, स्थानीयकरण मतलब जहां पर रॉ मटेरियल वहीं पर इंडस्ट्री लगे, इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। कौन नहीं आता, सूती वस्त्र उद्योग, बाकी तीनों आते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्थानीयकरण सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है, तो यहां पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, वो भी आएगा। एक यहां पर एक ऑप्शन और बनता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, उसको बोला जाता है फूट लूज। क्या बोला जाता है, फूट लूज। फूट लूज इंडस्ट्री क्या है, या कौन सी इंडस्ट्री स्थानीयकरण के सिद्धांत पर काम नहीं करती। प्रायः इसी सिद्धांत को फूड लूज के नाम से जाना जाता है। फूड लूज का मतलब यह होता है कि उसके रॉ मटेरियल, ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है, रॉ मटेरियल कहीं भी हो, वह इंडस्ट्री अपने क्लाइमेट को ध्यान में रखकर, जलवायु के ध्यान में रखकर, या फिर मार्केट, बाजार कहाँ है उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। आई बात समझ में, क्लाइमेट अच्छा कहाँ है या फिर बाजार जहां ज्यादा है वहीं के आसपास उसका उद्योग स्थापित हो जाते हैं, तो उसको फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। इसकी जैसे उदाहरण के लिए घड़ी, घड़ी क्या है, घड़ी आपने देखा होगा प्रायः उन जगहों पर बनती है जहां पर क्या होता है, क्लाइमेट शुद्ध होता है। ठीक है ना, जो बारीक बारीक जो मशीनरीज होती हैं, जैसे आप रेडियो में जाइए, प्रायः टीवी टेलीविजन में जाइए, तो ये सब जो इंडस्ट्री हैं ये प्रायः कहाँ पहले बनती थी, पहले से बनती है, आज भी बनती है, जहाँ पे जलवायु क्या होती है, अच्छी होती है। जैसे दवाइयाँ, दवाइयाँ है ना, आप टैबलेट्स वगैरह जो खाते हो, सिरप वगैरह जो पीते हो, दवाइयाँ क्या है, फूडलूस इंडस्ट्री के तहत है। इनका रॉ मटेरियल से कुछ मतलब नहीं है। इस रॉ मटेरियल कहीं भी मिले, पैरासीटामोल का जो भी रॉ मटेरियल है ना, बोरोप्लस का बोरिक जो चीज़ है, बोरिक तत्व है, एसिड है, वो कहीं भी मिले, वो जहां उसको स्थापित होगा, जहां अच्छी मार्केटिंग होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा, वहीं होगा। उदाहरण के तौर पर भारत में सबसे ज्यादा दवाइयां कहाँ बनती हैं, बनने के लिए तो इंदौर, देवास में भी बनती हैं, लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो आप देखेंगे प्रायः जो देहरादून है, अर्थात उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है ना, सिक्किम है ना, इन क्षेत्रों में आपको दवाइयों का निर्माण अधिक मिलेगा। जैसे एक और उदाहरण बताऊं, घड़ी का है। घड़ी विश्व में सर्वाधिक कहाँ बनती है, स्विट्जरलैंड, वहां की घड़ियां बड़ी फेमस होती थी, है ना। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, धूल मिट्टियां वगैरह कम उड़ती हैं, तो कहीं भी आप इंडस्ट्री में बनाओगे ना, तो वहां क्या होता है कि धूल मिट्टी कम उड़ेगी, तो आपका जो कितना भी आप पैक कर लो, धूल मिट्टी तो आती है, तो वो जो आपका स्वच्छ और बेहतर रहेगा। तो इस आधार पर ये फूडलूज इंडस्ट्री या स्थानीयकरण के सिद्धांत को आपने यहाँ पर समझ भी लिया। ठीक है ना, फूडलूज इंडस्ट्री, इसमें क्या आता है, प्रायः ऐसा बोला जाता है इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वस्तु, या फिर मैंने क्या बताया आपसे, एक चीज और था, इंजीनियरिंग के साथ साथ घड़ी निर्माण, है ना, दवाइयाँ, क्या था, दवाइयाँ, है ना, दवाइयाँ वगैरह, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है
बैंक दर से तात्पर्य है बैंक दर, याद रखिएगा ये दर क्या होता है, बैंक दर। प्रायः आपने नाम सुना होगा बैंक दर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, एसएलआर, सीआरआर, ये सब हम प्रश्नों के माध्यम से ही एक एक करके इस पर चर्चा कर लेंगे, चूंकि प्री के आधार पर लेक्चर है तो इस आधार पर कर लेंगे। तो देखिए आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों का क्या होता है, आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों से जिस दर पर क्या होता है, ऋण लिया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, वास्तव में ये जो दरें हैं ना, इस प्रश्न को समझिएगा, जो दर है ना वो क्या है, ब्याज दर है। क्या है, ब्याज दर है। जब आप किसी को ऋण देते हो, उधार देते हो, तो उसके बदले में क्या लेते हो, ब्याज भी लेते हो मूलधन के साथ। तो वैसे ही बैंक भी, जैसे आरबीआई हुआ, आरबीआई वो अपने व्यापारिक बैंकों को क्या करता है, ऋण देता है, तो उसके बदले में उसको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। या फिर जो बैंकें हैं वो आरबीआई को भी ऋण देती हैं, क्योंकि कहना तो सैद्धांतिक तौर पे अलग है, लेकिन ऐसा होता है कुछ मामलों में, वो भी ऋण देती हैं आरबीआई को, तो उसके बदले में भी उनको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो ये जो बैंक दर है ये क्या होता है, मैं आपको सिंपल बता दूं, फिर ऊपर आइएगा आप ऑप्शन पर। ये क्या होता है, जब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ऋण देता है किनको, बैंकों को। कौन से बैंक, जो वास्तव में व्यापारिक बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, इस तरह के जितने भी आपको एथोराइज्ड बैंक है या आप कहो अनुसूचित बैंक है, ठीक है ना। इन बैंकों को जब वो ऋण देगा तो इसके बदले में समझ लीजिए कि यदि इनको ऋण दे और वो कितना रुपया दे, 100 रुपया दे, तो जब ये इसको रिटर्न करेंगे तो हो सकता है 110 रुपए रिटर्न करें। मतलब बैंक की जो दर होगी वो कितना होगी, 10% होगी। तो 10% होने के कारण ये इसको कितना मिलेगा, 110 रुपया। तो मतलब आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंक या अन्य बैंकों को दिए जाने वाले जो ऋण है उस पर जो ब्याज दर है उसी को क्या कहते हैं, ये जो ब्याज दर 10% है उसी को कहते हैं क्या, बैंक दर। आई बात समझ में, एकदम आ चुकी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों से जिस दर पर ऋण लिया जाता है, तो भाई आरबीआई जो है बैंकों से ऋण नहीं लेती इस दर पर, है ना, वो दूसरा है ना, उसकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे विभिन्न प्रश्नों। फिलहाल इसको समझिए आप। ये तो गलत हो गया, ये तो उल्टा हो गया। यहाँ ये बताया गया है कि आरबीआई ही ऋण ले रहा है और उसको ब्याज दर दे रहा है, नहीं, ये तो उल्टा हो गया बैंक दर की। व्यापारिक बैंकों का जनता से जिस दर पर ऋण लेता है, जनता की बात ही नहीं है ना, जनता से मतलब बैंक दरों से यहाँ पर नहीं है, वो तो मांग ब्याज दर होता है, जमा ब्याज दर होता है ना, वो अलग है। जनता का संपर्क जो व्यापारिक बैंकों से होता है और जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं, मांग ब्याज दर या जमा ब्याज दर। मांग मतलब जब आप बैंकों के पास जाओगे ऋण लेने, तो जो आपको दर अर्थात ब्याज दर जिस पर आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायः मांग ब्याज दर। और जब आप जमा करोगे बैंक में पैसा, उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा उसको जमा ब्याज दर, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल व्यापारिक बैंकों का जिस दर पर आरबीआई से ऋण लेते हैं, ये उत्तर होगा क्या, करेक्ट होगा। मतलब व्यापारिक बैंक जितनी भी हैं सब बैंकें आरबीआई से क्या लेती हैं, ऋण लेती हैं जिस दर पर। कौन सा दर है, बैंक दर, उसे क्या कहते हैं, बैंक दर, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम एक शब्द में कहें, बैंक दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई जो होता है वो कर्ज देता है, ऋण देता है, किसको, बैंकों को, है ना, बैंकों को ऋण देता है और उस ऋण के साथ साथ उनको ब्याज देना पड़ता है बैंकों को, है ना, ये ब्याज देंगे। तो जिस ब्याज की जो दर होती है वही क्या होती है, बैंक दर होती है, ठीक है ना। आप आरबीआई नहीं हो, आरबीआई आप अपने आप को बैंक मानो, आरबीआई मुझे मानो। अगर आप मुझसे ऋण लोगे तो उस ऋण के बदले में आप मुझे क्या दोगे, मैंने आपको ऋण दिया, आप ऋण के बदले में बाद में मुझे मूलधन के साथ क्या दोगे, ब्याज भी दोगे। तो इस प्रक्रिया को बैंक दर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, यदि अर्थव्यवस्था में विभिन्न बैंकिंग बेस रेट को बढ़ाया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेस रेट को बढ़ाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बेस रेट का मतलब होता है, यहाँ पर आप समझिए, बेस रेट में क्या आता है, बैंक दर, है ना, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, है ना, ये जो दरें होती हैं प्रायः ये माना जाता है। इसके अलावा एसएलआर को भी कुछ समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे मत समझिएगा, ये जो दरें होती हैं वो सामान्य है। बेस रेट का मतलब प्रायः क्या होता है कि जब दरें बढ़ती हैं तो तीनों की बढ़ती हैं और जब दरें घटती हैं तो प्रायः ये माना जाता है तीनों की घटती हैं, अर्थात समान रहती हैं। मतलब जितनी भी दरें होती हैं, एसएलआर, सीआरआर, आरआरआर, रेपो रेट, है ना, आरआर, बैंक दर, ये
या तो किसी एक को बढ़ाएंगे या तो सबको स्थिर रखेंगे, मतलब विपरीत प्रक्रिया नहीं करते, मतलब बैंक दरों को बढ़ाए और रेपो दरों को क्या करे, घटा दे, ऐसा कभी नहीं होता। या तो एक को बढ़ाइए बाकी स्थिर रखिए, दो को बढ़ाइए अन्य को स्थिर रखिए, है ना। या तो किसी को मत बढ़ाइए ना तो किसी को घटाइए, या तो एक को घटाइए तो किसी और को नहीं बढ़ाना है, मतलब विपरीत नहीं जाना है। या तो स्थिर रखिए दो को आगे बढ़ाइए, है ना। तो इस बात को हम आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर आइए, बेस रेट जब बढ़ाया जाता है तो क्या होता है। देखिए, जब कभी भी बेस रेट या दरों को बढ़ाया जाता है तो इससे मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है। ऐसी स्थिति में, ये जो स्थिति है, अगर बेस रेट बढ़ाया जाए तो मुद्रा की जो आपूर्ति है, जरा समझिएगा, मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, बढ़ जाएगी। और जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की जो मांग है, लोगों के हाथ में पैसे पहुंचेंगे, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब मांग बढ़ेगी तो प्रायः क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो आइए यहाँ चलते हैं। लोगों की उपभोग क्षमता बढ़ेगी, है ना, लोगों की उपभोग क्षमता बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है। सामान्यतः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर अगर ब्याज दरें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, तो लोगों की उपभोग क्षमता क्या बढ़ेगी, नहीं। अगर महंगाई बढ़ेगी, आपने देखा ना, जब बेस रेट बढ़ेगा तो आपूर्ति बढ़ेगी, आपूर्ति से मांग बढ़ेगी, है ना। तो आपूर्ति से क्या होती है, यहाँ एक मिनट, बेस रेट को बढ़ाया जाए तो यहाँ मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, हाँ ये वाला कम है, ठीक है ना। मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ब्याज दरें होम लोन वगैरह क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। और जब महंगे हो जाएंगे तो आप पैसे कम लोगे, लोन कम लोगे। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की आपूर्ति है वो कम हो जाती है। तो यहाँ मुद्रा आपूर्ति कम होगी, आपकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मांग कम होने से क्या हो जाएगा, महंगाई भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आइए, लोगों की उपभोग क्षमता क्या बढ़ेगी, नहीं, लोगों की उपभोग क्षमता क्या होती है, कम होती है। आगे आइए, लोगों की बचत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और महंगाई बढ़ जाएगी, नहीं, महंगाई तो देखिए नहीं बढ़ेगी, महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको लोन मिलना बंद हो जाएगा। जब लोन कम ही मिलेगा, ऋण कम मिलेगा आपको बैंकों से, तो ऐसी स्थिति में महंगाई होने के चांसेस नहीं रहते। तो ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। एक बार हम फिर से इस पे विचार करें। पहला तो उपभोग क्षमता बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको लोन ही नहीं मिलेगा, पैसे का फ्लो नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो एकदम करेक्ट, ये है कि ये गलत है, ठीक है ना, पूरी तरह से दो चीजों। इसको हम एक बार विचार करें कि लोगों की बचत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लोगों की बचत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों की बचत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, जब दरें बढ़ती हैं तो समझ लीजिए कि अगर आपको बैंक पहले आपकी बचत खाते पर, जरा समझना, आपको बचत खाते पे कितना मिलता है भाई, 4% ब्याज मिलता है। अगर आप पैसे जमा करते हो तो कितना मिलता है, 4%। और फिर तत्पश्चात अगर ये कह दे कि आज से 4 नहीं, बैंक कितना देगा आपको, 6% देगा, तो ऐसी स्थिति में आप बचत क्या करोगे, ज्यादा करोगे, क्योंकि बेस रेट क्या होता है, बढ़ गया। इसका मतलब पहले की अपेक्षा वो ब्याज जो दरें हैं, अगर आप बैंक से लेने जाओगे वो महंगा पड़ेगा, यदि आप जमा भी करोगे तो भी महंगा पड़ेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, जमा ब्याज दर। ब्याज दरें कितने प्रकार की होती हैं, ये जमा ब्याज दर, जिस पैसे को आप जमा करते हो, और ये क्या होती है, मांग ब्याज दर। तो जब आप मांग ब्याज दर, है ना, मांग ब्याज दर, अगर आप पैसे लेने जाओगे, ऋण लेने जाओगे तो वो महंगा मिलेगा, तो आप लोगे नहीं। लेकिन अगर आप जमा करोगे तो उस पर भी आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब ब्याज मिलेंगे, तो पैसे आपके बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो बचत है उस पर क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ता है, मतलब सकारात्मक। लेकिन ऑप्शन में क्या है, नकारात्मक। तो इस आधार पर इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। एक सिंपल भाषा में हम कहें कि यदि बेस रेट को बढ़ाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ ऑप्शन को छोड़कर अगर हम बात करें, यदि बेस रेट को बढ़ाया जाता है, समझ लीजिएगा कि ऐसी स्थिति में जो ब्याज दरें हैं वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, अर्थात लोन महंगा हो जाता है, ठीक है ना। लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, बैंकों से ऋण लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और महंगा होने से आप लोग लोन नहीं लेते, न तो घर न तो कार, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो चीजें महंगी हैं वो क्या होती है, धीरे 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 क्या होने लगती हैं, सस्ती होने लगती हैं, ठीक है ना।
तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन भी क्या बढ़ जाएगी, नहीं घट जाएगी। सब कुछ यहाँ विपरीत लिखा गया ऑप्शन में ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सको। तो बेस रेट बढ़ने से चीजों में क्या होती है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी होती है, क्योंकि लोग ऋण वगैरह कम लेते हैं, कम लेंगे ऋण तो मांग कम करेंगे, उपभोग कम करेंगे तो वस्तुओं की कीमत क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, और अब ये खेल खेल की चीजें हैं। देखिए अगर बेस रेट बढ़ जाए, बैंक दर बढ़ जाए, ब्याज दरें बढ़ जाए, है ना, ये खेल खेल की चीजें। आप इसको खेल के भी समझ सकते हो कि अगर बैंक से लोन महंगा हो जाए तो क्या होगा, क्या लोग ज्यादा लेंगे या फिर कम लेंगे। ज्यादा लेंगे तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, कम लेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। एक सामान्य व्यक्ति को भी रखकर आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, समझते हैं इस बात को। सेबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, ये 1988 की बात है जब इसकी स्थापना हुई थी, और 1992 में इसमें एक एक्ट के जरिए, इस एक्ट के जरिए वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, और इसकी खास बात क्या है, ये शेयर बाजार से संबंधित है। सेबी क्या है, शेयर बाजार से संबंधित। क्या है भाई, देखिए मौद्रिक नीति में आरबीआई की सहायता करता है, नहीं, मौद्रिक नीति से इसका कुछ लेना देना नहीं है, आरबीआई से सेबी का कुछ लेना देना नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। आइए, विदेश निवेश को बढ़ाने का प्रयास करता है, अप्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन और अन्य ऑप्शन पर आधारित है। देखिए विदेश निवेश को बढ़ाने का प्रयास करता है, इसका प्रयास तो नहीं होता बट माहौल जरूर बनाता है ना, एटमॉस्फेयर बढ़िया रखता है शेयर बाजार का, ताकि अप्रत्यक्ष तौर पर देश में बढ़िया हो। फिलहाल ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसका काम नहीं है कि निवेश आए चाहे ना आए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, निवेश दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी निवेश जैसे FII, है ना, तो एक होता है FDI। तो ये FDI का काम नहीं है, इसका केवल FII का काम है। ठीक है, वो भी हम अगले प्रश्नों में देखेंगे। नीति निर्माण में सहायता करता है, नहीं, इसका नीति निर्माण से कोई मतलब नहीं है ना। अगला है शेयर बाजार का विनियमन करता है, बिल्कुल ये जो है उत्तर क्या है, ये करेक्ट है, ये शेयर बाजार का विनियमन करता है, रेगुलेट करता है। अर्थात कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसको ऊपर बढ़ने दीजिए, कोई चीज गलत हो रही है तो उसको क्या करता है, कम करता है। रेगुलेट का मतलब, विनियमन का मतलब होता है, जैसे गैस को आप रेगुलेटर होता है ना, आप क्या करते हो, उससे कम या अधिक कर सकते हो। तो वैसे ही सेबी शेयर बाजार में हो रही जितनी भी शेयरों की खरीद फरोख्त होती है ना, तेजड़ियां मंदड़ियां, ये जो भी प्रोसेस होता है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, सेबी, है ना। सेबी के जरिए ही कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है किसमें, शेयर बाजार में, यदि उसको नियमों को फॉलो ना करे तो सेबी उसको क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। समय समय पर उनके आंकड़ों की समीक्षा भी करती है कि किसी के साथ क्या हो, किसी भी निवेशक के साथ उसके जो हित है वो प्रभावित ना हो। तो ये सब विनियमन के अंतर्गत आता है, और वो कौन करता है, सेबी करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को फिर भी यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि हर प्रश्न में अवधारणा, तथ्य सब साथ चल रहे हैं, साथ ही प्रश्नों की प्रकृति हमने ऐसी रखी है ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप पहले से उसकी प्रैक्टिस कर कर, है ना, उससे उलझने, उसका सामना करने के लिए क्या रहें, तैयार रहें। ठीक है ना, जुझारूपन तो दिखाना पड़ेगा, एकदम हाफ लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं अगर आप उसी को सॉल्व करते चलें, और एग्जाम में तो आप सभी को पता है कि जो पैटर्न है लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रश्न कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं, तो वो चीज़ों को आपको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन की प्रकृति चाहे जैसी भी हो हमें सॉल्व करना है। और ये जो भी प्रकृति हमने यहाँ पर निर्धारित की है प्रश्नों की, वो मध्य प्रदेश जो PSC है उसको ध्यान में रख कर की है। क्योंकि अगर 5 प्रश्न या 7 प्रश्न को अगर आप माने कि मान लीजिए 10 प्रश्न आते हैं, तो 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन क्या होते हैं, अवधारणाओं से संबंधित होते हैं, और वही अगर आपके गलत हो जाएं तो आप सभी को पता है क्या, 1 या 2 नंबर से क्या होते हैं, लोग प्री में बाहर होते हैं। तो ये कंडीशन आपके साथ ना हो, इसीलिए हम इस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चीजें ना समझ में आएगा आप हमें बताइएगा एक बार फिर से, हम उस चीज को फिर से अगली क्लास में जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।